हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और माई सेल्फ राजू राम चौधरी, एजुकेटर ऑफ बायोलॉजी एट इंदिरा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोंगरी। आज अपन बात करेंगे 11th के बायोलॉजी चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में, और जिसको अपन शरीर द्रव एवं परिसंचरण के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर अपन बात करेंगे कि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर इसके अलावा इसमें सर्कुलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है वो भाग लेते हैं। इन फ्लूइड्स के सर्कुलेशन में, परिसंचरण में भाग लेने वाले ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे और सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो शरीर द्रव है, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, इन बॉडी फ्लूइड्स की अगर अपन बात करें, इन जो बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाले फ्लूइड्स की बात करें, जो शरीर के अंदर द्रव्य की बात करें, तो इसमें दो प्रकार के द्रव्य आपको देखने को मिलते हैं। एक जिसको अपन कह रहे हैं ब्लड, जिसको कहा जाता है रक्त, और दूसरा होता है लसीका, जिसको अपन टिश्यू लिम्फ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर लसीका के नाम से जाना जाता है, लिम्फ के नाम से जाना जाता है। आज अपन इन जो ब्लड्स के सर्कुलेशन की या फिर जो बॉडी के सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इनके बारे में बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है इन बॉडी फ्लूइड्स की, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि किसी भी सेल को, कोई भी लिविंग सेल है, मैं किसी भी लिविंग सेल की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी जीवित कोशिका की बात कर रहा हूं, और उस जीवित कोशिका को अपने बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए और अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों, जैसे पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पोषक पदार्थों के अलावा कुछ इसमें खनिजों की भी आवश्यकता होती है, और इसके अलावा इसमें जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया, इनकी भी आवश्यकता होती है। और इनके फलस्वरूप इन पोषक पदार्थों के अलावा आपके खनिज हो गया, पानी हो गया, तथा इनका परिवहन करवाएंगे, और इनके फलस्वरूप जो बने उपापचयी जो क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी बने हुए उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो इन उत्सर्जी पदार्थों का जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन और इन पदार्थों के परिवहन के लिए एक फ्लूइड की आवश्यकता पड़ती है। और हम उस फ्लूइड में से जो सबसे पहले बात करेंगे वो रक्त के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ब्लड एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले अपन ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड एक विशेष तरल संयोजी उत्तक होता है। अरे ब्लड क्या है बताओ, एक विशेष तरल संयोजी उत्तक होता है। अब तरल होता है, हमें ये पता है कि ब्लड का फॉर्म कैसा होता है, इसका जो आप प्रकृति बताओगे तो कैसी होगी, लिक्विड होगी। संयोजी उत्तक, ये भी आपको समझ में आएगा कि हम इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं, हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिफरेंट बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं वहां पर क्या करता है, सर्कुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। एक दूसरे के ऑर्गन के अंदर क्या करता है, ब्लड के प्रवाह को क्या करता है, सुनिश्चित नहीं करता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो इसके अंतर्गत इस कारण हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इसके अलावा हम इसको तरल संयोजी उत्तक, जिसको अपन कहते हैं फ्लूइड, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसको विशेष संयोजी उत्तक, इसको अपन विशेष संयोजी उत्तक कहने का विशेष रीजन ये है कि बाकी वाले, अगर मैं उत्तक की बात करूं, इस ब्लड के अलावा भी तो क्या होते हैं, आपके संयोजी उत्तक होते हैं। चलो ब्लड के अलावा संयोजी उत्तक कौन कौन से होते हैं, एक्सेप्ट मैं ब्लड की बात करूं, एक्सेप्ट ब्लड के अलावा जैसे कौन कौन से संयोजी उत्तक है, जैसे मैंने कह दिया टेंडन के बारे में आपने पढ़ रखा है जब आपको मसल, है ना, कॉन्ट्रैक्शन वाला पढ़ाया था, है ना। और इसके अलावा आपने लिगामेंट के बारे में पढ़ा है, बोन के बारे में आपने पढ़ रखा है, हड्डी के बारे में। इसके अलावा आपने कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है, अरे कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है। तो ये सभी क्या है मुझे बताओ, कनेक्टिव टिश्यू है। अरे कैसे हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं। लेकिन ब्लड में और इन उत्तकों में क्या फर्क होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो ब्लड है
इस ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, इस ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, जो अदात्री होता है, वो किस फॉर्म के अंदर होता है बताओ? लिक्विड होता है। अरे किस फॉर्म के अंदर होता है? लिक्विड होता है, द्रव्य अवस्था के अंदर होता है। दूसरा, इस ब्लड का जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि फाइबर रहते हैं, वो क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। यानी फाइबर्स होते हैं वे क्या रहते हैं बताओ? एब्सेंट रहते हैं। जबकि इन जो ब्लड, ये जो आपके संयोजी ऊतक है, जैसे आपके टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, बोन हो गई, इनके अंदर इनके अंदर जो इनका मैट्रिक्स रहता है, इनका मैट्रिक्स रहता है, वो या तो किस फॉर्म के अंदर होगा बताओ? सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा, और या तो किस फॉर्म के अंदर होगा बताओ? सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। और इनका जो सॉलिड और जिसको अपन कहते हैं ठोस और अर्ध ठोस के रूप में पाया जाता है। अब ये ठोस व अर्ध ठोस रूप में इन कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होने का रीजन ये होता है कि इनके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं। अरे क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने पढ़ रखा है कोलेजन के बारे में, कोलेजन के बारे में पढ़ रखा है। कोलेजन प्रोटीन होती है, जो फाइबरस प्रोटीन होती है आपके, कोलेजन पाया जाता है। और इनके अंदर क्या मौजूद रहता है? इलास्टिन भी क्या रहता है? मौजूद रहता है। तो इनके अंदर इलास्टिन तथा कोलेजन के फाइबर है, वो क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। इस कारण इन जो संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स किस फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है? सॉलिड, और किस फॉर्म के अंदर? सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। जबकि मैं बात करूं ब्लड की, तो ब्लड को अपन स्पेशल प्रकार का, जिसको अपन कहते हैं स्पेशलाइज्ड, क्या बोलते हैं इसको? स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके मैट्रिक्स के अंदर, ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, इस ब्लड के मैट्रिक्स के अंदर आपको किसी भी प्रकार के ये जो फाइबर्स होते हैं वे देखने को नहीं मिलते हैं। कोलेजन और इलास्टिन के जो फाइबरस प्रोटीन होती है वो देखने को नहीं मिलते हैं, फाइबर देखने को नहीं मिलते हैं। इस कारण जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है वो आपको किस फॉर्म के अंदर दिखाई देता है? लिक्विड फॉर्म के अंदर दिखाई देता है, तरल फॉर्म के अंदर दिखाई देता है। सो इट इज कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ब्लड है वो बाकी टिश्यू से किस प्रकार से भिन्न होता है। फिर हमने कहा कि ये जो ब्लड है इसका कार्य क्या होता है। अगर मैं कार्य की बात करूं तो आपने सुन रखा है कि ये ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। इसी ब्लड के द्वारा CO2 का परिवहन किया जाता है, और ऑक्सीजन तथा CO2 के परिवहन के लिए जो जिम्मेदार जो आपके श्वसन वर्णक होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? HB। और HB को अपन किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन से जब जुड़ेगा तो क्या किसका निर्माण करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। और जब ये CO2 के साथ में जुड़ेगा तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का क्या करेगा? फॉर्मेशन करता है। तो इस फॉर्म के अंदर ये क्या करता है? ये ब्लड के माध्यम से क्या करता है? O2 तथा CO2 का परिवहन करवाता है। अगले में इसके कार्य की बात करूं तो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जितने भी क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जितने भी आपके पोषक पदार्थ होते हैं, इन पोषक पदार्थों का परिवहन भी किसके माध्यम से किया जाता है? ब्लड के माध्यम से किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने कहा कि जैसे आप फूड को क्या करते हो? इनटेक करते हो। भोजन को लेने के बाद में उस फूड का हमारे शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है, और वो डाइजेशन सिस्टम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के माध्यम से उसको डाइजेस्ट किया जाता है। और डाइजेशन होता है क्या है? भोजन के मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। जैसे आपने भोजन के अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट को क्या किया है? इनटेक किया है, और वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के फलस्वरूप, पाचन के फलस्वरूप किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ग्लूकोज को अपन क्या कहते हैं? जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, और कौन हो गया बताओ? एमिनो एसिड हो गया, और आपके कौन कौन से हो जाएंगे? वसीय अम्ल हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? यानी रक्त के माध्यम से क्या होते हैं? परिवहन किए जाते हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्लड के माध्यम से क्या करता है? यानी
जो विभिन्न प्रकार के कोशिका के है ना सेल ऑर्गेनल तक जाता है, और जिसमें से एक सेल ऑर्गेनल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ रखा है क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, और जिसके फलस्वरूप भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है और हमें क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आपने ग्लूकोज के अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और जिसका उत्पाद क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड को लिंक रिएक्शन के माध्यम से एसिटाइल कोएंजाइम की हेल्प से किसमें डाला जाता है, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से फिर आपके ईटीएस को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। ईटीएस के अंदर NADH2 और जो NADPH2 और आपके FADH2 को क्या किया जाता है, ATP में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस ग्लूकोज को परिवहन करवाने में भी कौन सहायक है, आपके ब्लड है वो क्या होता है, सहायक होता है। और इसके अलावा इनके फलस्वरूप जो बने उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में भी कौन सहायक होता है, बताओ, ये ब्लड सहायक होता है। आपने देखा होगा ब्लड का फिल्ट्रेशन, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, ब्लड फिल्ट्रेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, और इसको करने का काम कौन करता है, बताओ, किडनी करता है। और किडनी की जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन के अंदर आपने पढ़ा होगा ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का कार्य किया जाता है, उसमें से हानिकारक पदार्थों का क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, और वहां से यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी हानिकारक पदार्थों को मूत्र के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और बॉडी के लिए जो जरूरी पदार्थ होते हैं उनका वापस से रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये मैंने जो अभी ये जो बताए हैं, ये मैंने क्या बताए हैं, ब्लड के कार्य बताए हैं, ब्लड के क्या बताए हैं, कार्य बताए हैं। इन्हीं को अपन ब्लड के क्या कहते हैं, बताओ, फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ब्लड का फंक्शन क्या हो गया, O2 का परिवहन, CO2 का परिवहन, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का परिवहन, और उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है। इसके अलावा ये आपके बॉडी को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करने का भी क्या करता है, कार्य करता है, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। यानी शरीर का जो ताप नियंत्रण होता है, यानी तापमान को मेंटेन करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। अब अपन बात करेंगे, ये जो ब्लड होता है, इस ब्लड की अगर अपन क्या करें, इसका पीएच की बात करें, तो इस ब्लड का पीएच होता है 7.4। अरे कितना होता है, 7.4 इसका पीएच होता है। और ये जो 7.4 पीएच है, ये ब्लड की कौन सी प्रकृति को बताता है, बताओ, हल्की क्षारीय प्रकृति को बताता है। अरे कौन सी प्रकृति को बताता है, हल्की क्षारीय प्रकृति को क्या करता है, डिनोट करता है। अब इसके अलावा अगर अपन ब्लड की मात्रा की बात करें, यानी ब्लड की मात्रा कितनी देखने को मिलेगी, तो ब्लड की अगर मैं मात्रा की बात करूं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर इसकी मात्रा है वो ब्लड की आपको 5 से 6 लीटर देखने को मिलती है। अरे कितनी मिलती है, 5 से 6 लीटर ब्लड है वो क्या एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। और ये जो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये टोटल जो बॉडी वेट होता है, अरे टोटल जो क्या होता है, टोटल जो बॉडी वेट होता है, कुल शरीर के भाग जो भार होता है उसका 7 से कितना होता है, 8% होता है। यानी टोटल जो शरीर के भार का 7 से 8% क्या पाया जाता है, ब्लड है वो क्या पाया जाता है। जैसे मान लो कि एक कोई 70 केजी का व्यक्ति है, यानी कितने केजी का बताओ, अगर कोई 70 केजी का व्यक्ति है तो उसके अंदर कितना ब्लड पाया जाएगा, 7 से 8 लीटर, यानी 4.9 से कितना पाया जाएगा, 5.6 लीटर है वो ब्लड है इसके अंदर क्या रहता है, मौजूद रहता है। तो इस प्रकार से हमने जो ब्लड के पीएच के बारे में बात की है, और हमने क्या की, ब्लड की मात्रा के बारे में क्या की, ये बातें की। अब जो ब्लड है, इस ब्लड के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है, तो ब्लड के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इस ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं हीमोपोइसिस। अरे क्या बोलते हैं बताओ, हीमोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। और जो ब्लड का निर्माण होता है, इस ब्लड का निर्माण है वो कहां पे होता है बताओ, रेड बोन मेरो के अंदर होता है। किसमें होता है बताओ, रेड बोन मेरो के अंदर होता है। और रेड बोन मेरो के अंदर क्या पाई जाती है, स्टेम सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताओ, स्टेम सेल पाई जाती है। और इन स्टेम सेल्स के द्वारा क्या होता है, इस ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड के निर्माण करने वाली जो स्टेम सेल्स होती है वो कहां पे मौजूद होती है, रेड बोन मेरो में।
इस कारण ब्लड का निर्माण कहां पे होता है? रेड बोन मेरो में होता है। और ब्लड के निर्माण का प्रोसेस क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस के नाम से जाना जाता है। अब एक बात यह है कि इस ब्लड को अपन आभासी संयोजी उत्तक के नाम से भी जानते हैं। अरे किस नाम से जानते हैं? आभासी संयोजी उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको आभासी संयोजी उत्तक के नाम से क्यों जाना जाता है? तो ये है कि ये जो ब्लड सेल होती है ना, इनका निर्माण शुरुआत इनिशियल स्टेज के अंदर किसके द्वारा कर दिया जाता है? स्टेम सेल्स के द्वारा कर दिया जाता है। और उसके बाद में इन सेल में सेल डिवीजन का पावर है वो नहीं पाया जाता है। यानी इन सेल के अंदर सेल डिवीजन का जो पावर होता है, सेल डिवीजन की जो क्षमता होती है, वह क्या रहती है? इसमें एब्सेंट रहती है। यानी सेल डिवीजन की क्षमता एब्सेंट रहती है। इस कारण अपन इसको क्या कहते हैं? इसको अपन आभासी संयोजी उत्तक के नाम से जाना जाता है। तो हमने जो ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया कही थी उसको हमने क्या कहा था? हीमोपोइसिस कहा था। और हमने कहा था कि जो स्टेम सेल्स होती है जो ब्लड का फॉर्मेशन करती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? हीमोपोइटिक स्टेम सेल के नाम से जानी जाती है। और जो ब्लड का अध्ययन, जब अपन ब्लड का अध्ययन करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो ब्लड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, यानी कौन कौन सी जो चीजें हैं जिनसे मिलकर ब्लड का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसी को कहा जाता है रक्त का संगठन, या इसी को कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्लड कंपोजिशन की। अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको दो भाग दिखाई देते हैं। एक भाग जो इसका क्या होता है? तरल भाग होता है, जो टोटल ब्लड का कितना भाग होता है? 55% होता है। और दूसरा वह भाग होता है जो सॉलिड पार्ट होता है, और ये इसको अपन फॉर्म्ड पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसके अंदर कौन शामिल होती है? ब्लड सेल शामिल होती है, या इनको अपन ब्लड कॉर्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये टोटल जो ब्लड का कितना होता है? 45% भाग होता है। इस प्रकार से हमने रक्त के संगठन के अंदर दो भाग देके, एक को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा, और दूसरे को अपन क्या कहते हैं? ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। अब अपन पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मा की क्या विशेषताएं होती है। अब अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। बताओ, एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। अगर मैं प्लाज्मा के रंग की बात करूं ना, तो इसका कलर कैसा होता है? बताओ, येलो कलर होता है। अरे कैसा कलर होता है? येलो कलर होता है। और इसका येलो कलर क्यों होता है ना? इसका अगर जो आपसे पूछे जाए जो आपके येलो कलर है, और येलो में भी कैसा होता है? बताओ, लाइट येलो कलर आपको देखने को मिलता है। अब ये जो आपके इसके रंग के लिए, कलर के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? वर्णक होते हैं। अरे कौन होते हैं? वर्णक। और इन वर्णकों का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा अपन उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि कोई पुरानी आरबीसी है। बताओ, अरे क्या है? बताओ, पुरानी आरबीसी है। और पुरानी आरबीसी को लीवर के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। लीवर के अंदर जो सेल्स पाई जाती है जिनका नाम होता है कुफर सेल। अरे क्या नाम होता है? लीवर के अंतर्गत पाई जाने वाली कुपर सेल्स होती है। और ये कुपर सेल्स क्या करती है? आरबीसी का अपघटन करती है। अरे आरबीसी का क्या करती है? अपघटन करती है, या आरबीसी का क्या करती है? विघटन करती है। और जब आरबीसी का विघटन किया जाएगा तब मुझे बताओ इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं? हीमोग्लोबिन होगा। अरे कौन होगा? बताओ, हीमोग्लोबिन होगा। तो हीमोग्लोबिन का भी क्या होगा? अपघटन होगा। और जब हीमोग्लोबिन का अपघटन होगा तो हीमोग्लोबिन दो भागों में टूट जाएगा। एक को अपन क्या कहते हैं? बताओ, हीम कहते हैं। और हीम पार्ट होता है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? बताओ, फेरस होता है, वो मौजूद होता है। आयरन है वो क्या रहता है? मौजूद रहता है। दूसरा जो इसका भाग होता है ग्लोबिन। अरे कौन सा भाग होता है? ग्लोबिन पार्ट होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो दो भागों में टूट जाएगा, एक हिम में और एक क्या बन जाएगा? ग्लोबिन। और इसी हिम के कारण, इसी अपने कहा कि ब्लड का जो कलर कैसा होता है? बताओ, रेड कलर होता है। और रेड कलर के लिए जिम्मेदार कौन होता है? बताओ, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो संपूर्ण भाग होता है वो जिम्मेदार नहीं होता है। अरे संपूर्ण भाग जिम्मेदार नहीं होता है। ये जो हिम है, ये जो आयरन है, इसी आयरन के कारण ही क्या होता है? इसका कलर है वो किस प्रकार से होता है? रेड कलर का आपको देखने को मिलता है। तो आपने कहा कि जब आरबीसी का अपघटन होगा तब क्या होगा? बताओ, हीमोग्लोबिन का भी क्या होगा? अपघटन होगा। और जब हीमोग्लोबिन का अपघटन हो जाएगा तो ये दो भागों के अंदर क्या है? ये टूट जाएगा, हीम और ग्लोबिन के अंदर टूट जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा
है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, पिगमेंट का होगा, जिसको अपन बाइल पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कुछ वर्णकों का क्या होगा, निर्माण होगा, यानी कुछ वर्णकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और इन वर्णकों के अंदर दो प्रकार के वर्णक आपको देखने को मिलेंगे। एक को अपन कहते हैं बिलीरुबिन, अरे क्या नाम होता है बताओ, बिलीरुबिन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा होता है बिलीवर्डिन, अरे कौन सा होता है, बिलीवर्डिन के नाम से जाना जाता है। यानी दो वर्णकों का निर्माण होता है, एक बिलीरुबिन होता है, एक कौन सा होता है, बिलीवर्डिन होता है। और ये जो बिलीरुबिन है ये किस रंग के लिए जिम्मेदार होता है बताओ, येलो कलर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि बिलीवर्डिन होता है इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। और आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के जो मल वगैरह होते हैं उनका जो कलर प्रदान करने के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है, बिलीरुबिन है वो अरे क्या होता है, यानी जिम्मेदार होता है। तो पशुओं के जो मल होते हैं उनको रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है, बिलीवर्डिन होता है। अब आप देखोगे होता क्या है कि ये जो बिलीवर्डिन है इन दो वर्णकों से आगे क्या होगा, तीन वर्णकों का और क्या होगा, निर्माण होगा। ये जो बिलीरुबिन है इसको इंटेस्टाइन के अंदर, इसको क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया इसको क्या कर देते हैं, आगे परिवर्तित कर देते हैं। और जिससे क्या होगा, एक जो इस वर्ण का निर्माण होगा जिसको अपन कहते हैं एस्टरकोबिलिनोजन, क्या बोलते हैं, एस्टरकोबिलिनोजन के नाम से जाना जाता है। यानी इसको अपन एस्टरकोबिलिनोजन के नाम से जाना जाता है। और ये जो एस्टरकोबिलिनोजन है ये क्या करता है, स्टूल को क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्टूल को क्या करता है, कलर प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। या स्टूल का मतलब होता है कि जो डाइजेस्टिव क्या होता है, वेस्ट होता है। क्या होता है ये बताओ, डाइजेस्टिव क्या होता है, वेस्ट होता है। और इस डाइजेस्टिव वेस्ट को कलर प्रदान करने का, जिसको अपन फेसिस या फिर इसको मल के नाम से जाना जाता है, तो मल को रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, एस्टरकोबिलिनोजन के द्वारा किया जाता है। और जो दूसरा वर्णक होता है जिसको अपन कहते हैं यूरोक्रोम, अरे किस नाम से जाना जाता है, यूरोक्रोम वर्णक होता है। और ये जो यूरोक्रोम होता है इसका कलर कैसा होता है बताओ, येलो कलर होता है। और इस यूरोक्रोम के कारण ही जो यूरिन होता है, मूत्र का रंग होता है, वो आपको किस प्रकार का दिखाई देता है, आपको कुछ है वो पीले कलर का है, वो क्या आपको दिखाई है ना देता है, इस प्रकार से। और अगला जो आपके एक और वर्णक का निर्माण होता है जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन यूरीबिलिनोजन के नाम से जाना जाता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, बिलीरुबिन का ही क्या होता है, प्रकार होता है। यानी वो बिलीरुबिन का ही प्रकार होता है। अभी अपन बात करेंगे जो ब्लड का कंपोजिशन होता है, जिसके अंतर्गत हमने दो चीजों की बात की थी, एक प्लाज्मा की बात की थी और एक अपने ब्लड सेल की बात की थी। इससे पहले हमने क्या किया था कि जो प्लाज्मा होता है उसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। और वो येलो कलर होने के लिए जो वर्णक जिम्मेदार होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, बिलीरुबिन के नाम से जाना जाता है। और बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी जो आरबीसी होती है उन पुरानी आरबीसी का लिवर के अंदर पाई जाने वाली कुफर सेल्स के द्वारा अपघटन किया जाता है, और जिसके फलस्वरूप बिलीरुबिन वर्ण का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो प्लाज्मा के रंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब अपन बात करेंगे कि जो प्लाज्मा होता है जो 55% भाग होता है, इस प्लाज्मा के अंदर आपको कौन कौन से भाग है वो दिखाई देंगे। तो सबसे ज्यादा जो इस प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है वो होता है वाटर, जो आपके 90 से जो आपके 92% तक होता है। 90 से 92% तक जो है ना जो मात्रा पाई जाती है वो प्लाज्मा में किसकी की पाई जाती है, पानी की पाई जाती है। इसका मतलब इसी के कारण ही इसका नेचर कैसा पाया जाता है बताओ, इसका नेचर है वो तरल प्रकार का पाया जाता है। यानी इसका नेचर है वो लिक्विड फॉर्म के रूप में क्या पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है बताओ, अरे किसकी पाई जाती है, पानी की पाई जाती है। अगला जो भाग होता है इसके अंदर वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अरे कौन सा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसके अंदर क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें मौजूद रहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं बताओ, अकार्बनिक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें आपको कुछ अकार्बनिक पदार्थ देखने को मिलेंगे और इसमें आपको कुछ क्या मिलेगा,
कार्बनिक पदार्थ भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब अपन बात कर लिए कि इसके अंतर्गत जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके अंतर्गत एक तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आपको विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ है वो देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको इसमें क्या देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ इसमें उत्सर्जी पदार्थ भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या देखने को मिलती है, यानी इसमें प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी आपको देखने को मिलती है। अब अपन बात करें कि इस प्लाज्मा के अंदर जो पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो पोषक पदार्थ है इस प्लाज्मा के अंदर कौन मौजूद रहता है, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के अलावा कौन कौन हो सकते हैं बताओ, एमिनो एसिड हो सकते हैं बेटा। एमिनो एसिड के अलावा इसमें क्या हो सकती है बताओ, प्रोटीन हो सकता है। प्रोटीन के अलावा क्या हो सकता है बताओ, लिपिड हो सकता है। और लिपिड के अलावा इसमें क्या हो सकता है बताओ, विटामिन्स वगैरह इसमें मौजूद हो सकते हैं। यानी ये सभी जो एलिमेंट है वो प्लाज्मा के अंदर पोषक पदार्थ के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का, तो ये लगभग 6 से 8% भाग के अंदर क्या रहती है, मौजूद रहती है। और प्लाज्मा प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, फाइब्रिनोजन देखने को मिलेगी, यानी फाइब्रिनोजन है वो देखने को मिलती है। और इसके अलावा इसको अपन फाइब्रिनोजन के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता है कि जिस भी प्रोटीन के पीछे क्या आ जाए, नोजन शब्द आ जाए, इसका मतलब वो किस फॉर्म के अंदर होती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है। अरे किस फॉर्म के अंदर होती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है। आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा, पेप्सिनोजन। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, तो जो पेप्सिनोजन के बारे में आपने पढ़ा है, पेप्सिनोजन एंजाइम के बारे में पढ़ा है। और इस पेप्सिनोजन जब क्या आएगा, HCl के संपर्क में आएगा तभी वो जाकर किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी इसमें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको थ्रोम्बिन देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है, थ्रोम्बिन देखने को मिलती है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों ही किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रक्त के थक्के के निर्माण के लिए, रक्त के थक्के के निर्माण के लिए क्या होती है, सहायक होती है। या मैं इसको सीधा कहूं तो ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। यानी ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के अंदर क्या होती है, हेल्प करती है। अब आप देखोगे कि जब ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा ना, जब ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तब आपको इसमें फाइबर देखने को मिलते हैं, वरना इसमें कोई भी फाइबर अरे क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। जब भी रक्त स्त्राव होता है उस दौरान ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और तब जाकर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यानी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा तभी फाइबर आपको प्रेजेंट मिल सकते हैं, अन्यथा ब्लड के अंदर फाइबर है वो प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा जो प्रोटीन होती है जिसको अपन कह रहे हैं एल्बुमिन, अरे किस नाम से जानते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो प्रोटीन होती है जिसको अपन कहते हैं ग्लोब्यूलिन, अरे कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मौजूद होती है। इसके अलावा इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, यूरिया हो सकता है। अरे कौन हो सकता है, यूरिया हो सकता है। यूरिया के अलावा कौन सा हो सकता है बताओ, यूरिक एसिड हो सकता है। तो हमने कहा कि ये जो आपके प्लाज्मा होता है इसके अंतर्गत 3 भाग अपने पढ़े। एक कौन सा पढ़ा है बताओ, वाटर पढ़ा है, जो सर्वाधिक मात्रा के अंदर क्या रहता है, मौजूद होता है। इसके अलावा अपने कौन सा पढ़ा है बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से पढ़े हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है। कुछ आपके पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं जिसमें ग्लूकोज हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे, आपके लिपिड हो जाएगा, आपके इसमें प्रोटीन हो जाएगी और आपके विटामिन से वो क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जो अगला भाग होता है इसमें, इस प्लाज्मा के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर आपको फाइब्रिनोजन, आपको प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन वगैरह ये जो प्रोटीन होती है जो रक्त के थक्का जमने में क्या होती है, सहायक होती है, जिसको ये आपके ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन में क्या होती है, सहायक होती है। इसके अलावा इसमें एल्बुमिन व ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन है वो क्या पाई जाती है। एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन एक प्रकार की आपके ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ है वो भी क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इस फॉर्म के अंदर क्या है, यानी ये आपके उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें मौजूद रहते हैं। इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक
पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा कि इसके अंदर इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जिसमें विभिन्न प्रकार के आयंस हो जाएंगे, आपके सोडियम हो गया, फिर आपके क्लोराइड आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, इसके अलावा इसमें आपके कैल्शियम आयन हो सकता है, और इसमें सॉल्ट मौजूद रहते हैं, NaCl और KCl के सॉल्ट है वो क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो ये जो मिलकर इसके क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक पोर्शन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके अलावा अपन पढ़ेंगे अगला जो डिटेल में पढ़ेंगे वो अपन प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, और प्लाज्मा प्रोटीन में भी हम पढ़ेंगे एल्बुमिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन है इसके बारे में अपन बात करते हैं, तो ये प्लाज्मा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या होती है, प्रोटीन होती है। यदि जो अपने अभी तक प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ा है उसमें सबसे अधिक मात्रा के अंदर कौन सी पाई जाती है, एल्बुमिन है वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। और इसके अलावा हमने कहा कि ये जो एल्बुमिन होती है इसका कार्य क्या होता है। ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन क्या करती है, ये क्या करती है, यानी उसके अंदर जो आपके रक्त में कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी रक्त के परासरण, यानी इसको हिंदी में अपन कहते हैं रक्त के ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन कहते हैं परासरण दाब। अरे क्या कहते हैं, परासरण दाब को ये क्या रखती है, मेंटेन रखी है। यानी रक्त में कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम किस प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, एल्बुमिन के द्वारा किया जाता है। शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि ये क्या कर सकती है, बताओ, ये कोलोइडल यानी ब्लड के अंदर, ये ब्लड में कोलोइडल ओपी को क्या करती है, बताओ, मेंटेन करती है। और कोलोइडल ओपी को मेंटेन करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ब्लड के अंदर क्या करती है, ये वाटर को, जल की मात्रा को क्या करती है, मेंटेन रखने का क्या करती है, काम करती है। यानी जल की मात्रा को क्या करती है, मेंटेन रखने का कार्य किया जाता है। जब वाटर की मात्रा ब्लड के अंदर मेंटेन होगी इसका मतलब क्या होगा, यानी ऑस्मोटिक जो आपके प्रेशर है वो भी क्या रहेगा, अरे मेंटेन रहेगा। अब होगा क्या कि मान लो कि ये जो एल्बुमिन है इस एल्बुमिन की कमी होगी, अरे क्या होगी, एल्बुमिन की कमी होगी। जब एल्बुमिन की कमी हो जाएगी तो मुझे बताओ क्या ये कोलोइडल जो आपके, ये जो कोलोइडल ऑस्मोटिक जो प्रेशर है ये मेंटेन रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा। तो मुझे बताओ क्या जल की मात्रा है वो भी मेंटेन रह पाएगी, क्या नहीं रह पाएगी। और जिसकी वजह से जो वाटर है, जो पानी है वो ऊतकों के अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यानी पानी का जमाव कहाँ देखने को मिलेगा, ऊतकों के अंदर देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एडिमा के नाम से जाना जाता है। ये जो कंडीशन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एडिमा के नाम से जाना जाता है। तो एल्बुमिन प्रोटीन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, एडिमा है वो हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे जिसको अपन कह रहे हैं ग्लोब्युलिन, अरे क्या कह रहे हैं, ग्लोब्युलिन के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है ये 3 प्रकार की होती है। अरे कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक को अपन क्या कह रहे हैं, अल्फा ग्लोब्युलिन के नाम से जाना जाता है, इसको अपन अल्फा ग्लोब्युलिन के नाम से जाना जाता है, अल्फा ग्लोब्युलिन। दूसरे को अपन क्या बोलते हैं, बीटा ग्लोब्युलिन के नाम से जाना जाता है। और थर्ड को अपन बोलते हैं गामा ग्लोब्युलिन के नाम से जाना जाता है। तो ग्लोब्युलिन प्रोटीन के कितने प्रकार पाए जाते हैं, 3 प्रकार पाए जाते हैं। There are 3 types of globulin protein. One is the alpha globulin, another is the beta globulin, and next कौन सा आपके गामा ग्लोब्युलिन है वो आपको देखने। अब अपन बात करेंगे जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन के कितने प्रकार पढ़े अपने, 3 प्रकार पढ़े। सबसे पहला है अल्फा ग्लोब्युलिन, दूसरा है बीटा ग्लोब्युलिन और तीसरा है वो गामा ग्लोब्युलिन के नाम से जाना जाता है। अब आप देखोगे कि हम बात करते हैं कि अल्फा ग्लोब्युलिन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपने पढ़ रखा होगा एंजियोटेंसिन के बारे में, नाम सुना है क्या, एंजियोटेंसिन के बारे में नाम सुना होगा, एंजियोटेंसिन। और एंजियोटेंसिन भी एक प्रकार का क्या होता है मुझे बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन है। एक प्रकार की क्या है मुझे बताओ, एंजियोटेंसिन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और इसके अलावा जो आपके वो होती है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, अरे कौन सी होती है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन के नाम से जाना जाता है। तो जो एंजियोटेंसिन होता है
इसको आपने पढ़ रखा है कि इसको अपन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के नाम से भी जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा एक रास सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अरे किसके बारे में पढ़ा है? रास सिस्टम के बारे में पढ़ा है। रास सिस्टम क्या होता है? देखो RAS और इसका पूरा नाम क्या होता है बताओ? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है देखो कि जब भी बॉडी के अंदर क्या होगा, यानी ब्लड प्रेशर में कमी आएगी। अरे किस में कमी आएगी? ब्लड प्रेशर के अंदर कमी आएगी, या जिसको अपन कहते हैं रक्त दाब के अंदर क्या आती है? कमी आती है। और ब्लड के अंदर क्या होगा बताओ? सोडियम की क्या हो जाएगी? सोडियम का स्तर है वो क्या है? गिर जाएगा। तब होगा क्या कि जो किडनी होती है उस किडनी के द्वारा कौन सा एंजाइम रिलीज किया जाता है बताओ? रेनिन एंजाइम को रिलीज किया जाता है। अरे कौन से एंजाइम को? जो हमारी किडनी है उस किडनी के द्वारा रेनिन एंजाइम को स्रावित किया जाता है। अब रेनिन एंजाइम क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन, क्या नाम है बताओ? एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है? ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये किस फॉर्म के अंदर होता है बताओ? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। अरे किस फॉर्म के अंदर है? इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाया जाता है। इस एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है? ये जो रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एक ACE, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, क्या बोलते हैं बताओ? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग्स के द्वारा क्या होता है? सीक्रेट होता है। लंग्स का मतलब क्या होता है? फेफड़ों के द्वारा क्या होता है? सीक्रेट होता है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर देता है बताओ? ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, ये क्या करता है? ये जो क्या है, जो ब्लड प्रेशर कम हुआ है उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का क्या करता है? कार्य करता है। कैसे करेगा मुझे बताओ? वह थ्रस्ट को बढ़ा देगा। अरे किसको? अरे बढ़ा देगा, यानी प्यास को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जिससे ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, और जब ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो आपके ब्लड के अंदर है वो फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी, और जो ब्लड के अंदर क्या है? फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या है? बढ़ जाएगा। दूसरा क्या करता है? ये क्या करता है? ADH की सीक्रेशन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सीक्रेशन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये क्या करेगा? मैक्सिमम क्या करेगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट कर देगा। और इसके अलावा ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन को, अरे कौन सा है? एल्डो जो स्टेरॉन है, इस एल्डोस्टेरोन के क्या कर देगा? सीक्रेशन को भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? जो सोडियम की डेफिशिएंसी है, यानी सोडियम के अवशोषण को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और इसके अलावा ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से क्या हो जाएगा? यानी ब्लड के अंदर वॉल्यूम है वो क्या है? बढ़ जाएगा। और ये एक और काम करता है जिसको अपन कहते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के नाम से भी जाना जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये रक्त वाहिनियां होती है, ये जो रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियों को क्या करता है? संकुचित करता है। और रक्त वाहिनियों के संकुचित करने और रक्त के आयतन में वृद्धि करने से क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को वापस क्या कर देता है? मेंटेन कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी है वो रेनिन का सीक्रेशन कब करती है? तो कंडीशन होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर क्या हो गया है? कम। सोडियम का लेवल है वो क्या है? गिर गया है। उस समय किडनी क्या करेगी? रेनिन का क्या करेगी? सीक्रेशन करेगी। तो ये जो एंजियोटेंसिन है एक प्रकार की क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या करती है? आपके रक्त वाहिनियों में आपके क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के रूप में क्या करती? कार्य करती है, जिससे वे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करती है। किस प्रकार से? रास सिस्टम के माध्यम से, जो आपको पूरा बता दिया है। चलो, तो अपने बात की थी ग्लोबुलिन प्रोटीन के 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें अपने ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ लिया था। और ये जो आपके ग्लोबुलिन है
जिसमें अल्फा ग्लोबुलिन को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एंजियोटेंसिन के बारे में रास सिस्टम को पूरा बताया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं बीटा ग्लोबुलिन, और जिसका जो एग्जांपल है वो आपके कौन सा होता है, ट्रांसफेरिन। और ये भी एक प्रकार की क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो फेरस के स्थानांतरण में क्या होती है, सहायक होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन और जो आपके बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, इन दोनों का संश्लेषण है वो लिवर के अंतर्गत होता है, लिवर में किया जाता है। जबकि जो गामा ग्लोबुलिन है उसका संश्लेषण है वो लसिका अंगों के अंतर्गत होता है। और जो गामा ग्लोबुलिन होती है ये हमारे एंटीबॉडी, ये क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम का भाग होती है। अरे क्या होती है बताओ, हमारे इम्यून सिस्टम, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जाना जाता है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का क्या होता है, भाग होता है, क्योंकि ये जो आपके गामा ग्लोबुलिन है ये क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीबॉडी को अपन क्या कहते हैं, ये इम्यूनो, अरे किस नाम से जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अपन शॉर्ट में आईजी के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसमें कौन कौन सा है, एक आईजीजी, अगर अनोदर कौन सा है, आईजीए, और कौन सा होता है, आईजीएम, फिर आईजीडी होता है, आईजीडी होता है, आईजीडी, और उसके बाद में आईजीई होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन है वो आईजी आपके पास में मौजूद रहती है। जिसमें आपने पढ़ा होगा कि आईजीए होता है, ये क्या पाया जाता है, जो लैक्टेटिक मदर होती है, जिसके जो प्रथम स्तनीय दूध, जिसको अपन कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये कोलेस्ट्रम के अंदर पाई जाने वाली क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और अपने आईजीए के ई के बारे में पढ़ा था कि ये एलर्जी के समय क्या है, ये एलर्जी के समय उत्पन्न होती है, तो एलर्जी में क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और आईजीजी की अपने क्या विशेषता पढ़ी कि ये क्या करती है, प्लेसेंटा को पार करने वाली क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, यानी प्लेसेंटा के एक्रोस यानी क्या होती है, उस बच्चे को क्या होती है, प्राप्त होने वाली क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और ये जो आईजीएम होती है, ये किसी अगर बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो उसके विरुद्ध क्या करती है, एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी के निर्माण करने में क्या होती है, सहायक होती है। तो इस प्रकार से जो गामा ग्लोबुलिन होती है वे हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का क्या होता है, एक भाग होता है। और अपन ने बात की थी कि ये जो आपके प्रोटीन वाला भाग है, इस जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भाग है वो बाकी की तुलना में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। अब अपन बात करेंगे अगले, जो अपने पूरे प्लाज्मा के बारे में बातें कर लिए, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल के 3 प्रकार के बारे में बात करेंगे। पहला आरबीसी के बारे में बात करेंगे, सेकंड अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे, और फिर वो प्लेटलेट्स के बारे में बातें। ठीक है, तो अगले पार्ट में, जो अपन वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे, जहां पे अपन ब्लड सेल के प्रकार के बारे में बातें करेंगे। थैंक यू टू ऑल।